गुड मॉर्निंग क्लास। अभी अपने लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस की ये सेकंड यूनिट है, आपके बिजनेस लॉ की ये सेकंड यूनिट है। इस यूनिट का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके। अभी तक हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है फुल ऑन। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाएंगे बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट है। बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ओपन करना है सीक्वेंसली सारे वीडियोस जो है वो कंपाइल किए हुए एक जगह पर। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है, ये इनिशियली, ये पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की ही पार्ट थी। इवन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सेल ऑफ गुड्स हो, आपका ये पार्टनरशिप हो, ये सारे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ही पार्ट थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पार्ट थे। बट लेटर ऑन बाद में क्या हुआ कि 1930 में सेल ऑफ गुड्स को अलग कर दिया गया, ये अपना एक अलग एक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड था। ओके, अब आपको बताती हूँ कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में होता क्या है, किस चीज के ऊपर ये एक्ट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के ऊपर था, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था बेसिकली, है ना। कि कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो उसमें अगर आप ब्रीच करोगे तो रेमेडी और कंपेंसेशन क्या क्या मिल सकता है ना। ये सब हमने पढ़ा था। ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या पढ़ना है आप लोगों को, यहाँ बेसिकली पढ़ना है कि अगर कोई बंदा गुड्स को सेल करता है तो हाउ मच ही विल बी बाइंडेड एंड टू व्हाट एक्सटेंट इफ ही ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो सेल ऑफ गुड्स कर रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो फिर क्या होगा, है ना। ये सारे रेमेडी, ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मैं थोड़ा फटाफट से थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि अपने लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं। मैं इन शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। पहले मैं क्या कर रही थी, आप लोगों का स्टडी मटेरियल यूज कर रही थी, बट स्टडी मटेरियल को यूज करने में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बिकॉज आई हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट। तो एक काम आप लोग करेंगे कि मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में अपने नोट्स दे दूंगी, आप लोग उन नोट्स को पढ़ के एक बार स्टडी मैट को पढ़ेंगे। इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द एग्जाम्पल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ, आप बेशक पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और उसका जवाब या तो आपको नोट्स के थ्रू दी जाएगी या फिर आपके लिए उसके लिए नया वीडियो बनाया जाएगा। ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इतना तो समझ में आ गया, किस चीज के लिए है, गुड्स के लिए। ये सारा बात किस लिए करेगा, गुड्स के लिए। कैसा गुड्स, जो सेल हो रहा है, सेल मतलब बिक रहा है ना। जो गुड्स बिक रहा है उसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि इस एक्ट ने सबसे पहले आपको बता दिया गुड्स का मतलब। आपको पता है लॉ हर एक टर्म को डिफाइन कर दिया, अदरवाइज इसका आप इसके लूप होल्स निकाल करके इसके प्रोविजंस को अदरवाइज यूज किया जा सकता है ना। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहले गुड्स को डिफाइन की गई है। ठीक है, इसमें कुछ चीजों को इंक्लूड की गई है और कुछ चीजों को एक्सक्लूड की गई है। ओके, तो जिन चीजों को इंक्लूड की गई, जिन चीजों को गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड की गई है, उसको अपने लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे। और जिन चीजों को एक्सक्लूड मतलब हटाया गया है, उस चीज को इसके डेफिनेशन से, गुड्स के डेफिनेशन से हटाई गई है। मतलब अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो उसको गुड्स नहीं मानेंगे। हावेवर ये सारी चीजें रहेंगी तो उसको गुड्स मानेंगे। इसका मतलब लॉ ने डिफाइन कर दिया है कि किन चीजों को वो गुड्स मानेगा और किन चीजों को वो गुड्स नहीं मानेगा। ओके, तो अब देख लेते हैं आखिर ये सारी चीजें हैं क्या, और ये सारी चीजें हैं क्या। माइंड यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बिल्कुल कंपलसरी क्वेश्चन आता है कि गुड्स का डेफिनेशन एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है। तो आपको बेशक लिखना है इंक्लूड क्या क्या हो रहा है और एक्सक्लूड क्या क्या हो रहा है। चलिए मैं आप बता देती हूँ कि व्हाट आर द आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड एंड विल बी टर्म्ड एज गुड्स एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो पहला जो इंक्लूजन का मटेरियल है आपका, वो है ग्रोइंग क्रॉप्स। अच्छा, ग्रोइंग क्रॉप्स, आप लोग साथ साथ में क्या करेंगे, इसको नोट करते जाएंगे, साथ साथ मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे, है ना। ग्रोइंग क्रॉप, ओके। तो ग्रोइंग क्रॉप क्या होता है, जो क्रॉप उग रहा है खेत में, है ना। अच्छा, ओके।
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्टैंडिंग टिम्बर। टिम्बर आप लोग जानते हैं क्या होता है? बांस, है ना? स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रास। ग्रास मतलब घास, है ना? तो आप लोग को लग रहा होगा ये क्या 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 चीजें इंक्लूड की गई है। हाँ, यही सारी चीजें इंक्लूड की गई है और यही आपको याद करना है और समझना है, ठीक है। ओके, आपको और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगानी है। नेक्स्ट वन इज ग्रास हो गया। नेक्स्ट ओल्ड करेंसी। ओल्ड करेंसी क्या होता है? ओल्ड करेंसी, ओल्ड करेंसी, ओल्ड करेंसी मतलब जो पैसे अब नहीं चलते हैं, जैसे कि अब आपका 50 पैसा चलता है, 50 पैसे चलते हैं, नहीं चलते हैं। 10 पैसे चलते हैं, 10 पैसे नहीं चलते हैं। तो ये सब हो गया ओल्ड करेंसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज वाटर। वाटर को गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड की गई है एज पर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गैस। ओके, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, याद करते जाना है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आ जाएगा, थोड़ा मैं नीचे कर देती हूँ, आप लोग नोट करते जाएंगे साथ में। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? जो बुक्स जैसे आप बुक खरीदते हो, या बुक पर जैसे पेटेंट राइट रहता है ना, जैसे आप जिस जो ऑथर की बुक रहती है उसके पास क्या रहता है? पेटेंट राइट रहता है ना, कि कोई और उसकी बुक को कॉपी नहीं कर पाएगा। उसी तरह जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर ट्रेड मार्क लगा रहता है कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज गुडविल। गुडविल भी गुड है। नेक्स्ट वन शेयर्स। अच्छा, शेयर्स में स्पेसिफिकेशन दी गई है। कौन से शेयर्स? आफ्टर अलॉटमेंट वाले, मतलब सिर्फ अगर आपने अप्लाई किया है, अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है, तो वो वाले शेयर को आप गुड्स नहीं मानेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, सिर्फ शेयर लिखा है तो सिर्फ शेयर इज नॉट गुड। शेयर्स वो वाले जो अलॉट हो चुके हैं आपको, वो वाले शेयर्स को यहाँ गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड की गई है। और लास्ट मटेरियल जो है वो है स्टॉक, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सक्लूड वाले में कौन कौन सा आ रहा है, किस किस आइटम को इन्होंने सेल ऑफ गुड्स ने एक्सक्लूड किया है। तो इन लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर दिया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? जो कि मूव नहीं होगा, जो कि अटैच्ड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि बिल्डिंग। बिल्डिंग मूवेबल है? मूव हो सकता है? नहीं, बिल्डिंग अटैच्ड है ना। लिफ्ट, लिफ्ट मूव हो सकता है? नहीं, लिफ्ट भी अटैच्ड है। हाँ, लिफ्ट के अलग अलग मटेरियल्स लाके आप एक साथ उसको ये करते तो आप उस समय बोल सकते, जब वो मटेरियल बाइफोकेटेड अलग अलग या टुकड़ों में है तो फिर आप उसको मूव कर सकते। लेकिन लिफ्ट जब कंप्लीट बन गया है तो वो इमूवेबल होता है। अच्छा, वो ये मत सोचिए कि वो मूव कराता है पर्सन को तो वो मूवेबल हुआ, नहीं। मूवेबल मतलब जिसको आप आराम से उठाकर यहाँ से वहां रख सकते, जैसे अपने पेन को, अपने कॉपी को, ग्लास को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है वो है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? जिस चीज के ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग बीआर पढ़े हैं? बीआर, बिल्स रिसीवेबल, या फिर चेक। चेक को आप क्या करते हैं कि लेते हो और बैंक में जाके इन कैश करा देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये आप एक्शनेबल क्लेम है, इसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं और अपना क्लेम को रिकवर कर सकते हैं ना, यही मतलब हुआ। तो इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड की गई है। ओके, देखिए, मनी को भी एक्सक्लूड की गई। मनी बोलिए या करेंसी बोलिए, एक्सक्लूड की गई है। फिर आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया कि करेंसी इंक्लूडेड है। बच्चे, मैंने बताया ओल्ड करेंसी इंक्लूडेड है। माइंड यू, ओल्ड करेंसी इंक्लूडेड है, करेंसी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेसिकली इतना इज इनफ, ठीक है। इतने ही मटेरियल है, इतने ही है ना। ओके, तो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे इंक्लूड में क्या क्या आइटम है। इंक्लूड में है ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, ओल्ड करेंसी, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडमार्क, गुडविल, शेयर्स, वो भी आफ्टर अलॉटमेंट वाले, और फिर स्टॉक्स।
एक्सक्लूड क्या क्या है? एक्सक्लूड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम और मनी। आई होप आप लोग को लर्न भी हो जाएगा, कर लीजिएगा साथ के साथ लर्न, और इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए, दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर को हम मुश्किल से 5 से 6 टॉपिक के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। आप लोग बहुत पीछे हो और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर किया है। हाउएवर यू हैव 5 चैप्टर्स इन योर सिलेबस। ओके, तो पहला टॉपिक अपना था कि गुड्स का डेफिनेशन, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स की डेफिनेशन। तो गुड्स की डेफिनेशन में कुछ चीजों को इंक्लूड की गई है, जिन चीजों को इंक्लूड की गई है वो क्या है, वो ये सारे मटेरियल है, और जिन चीजों को एक्सक्लूड की गई है वो क्या है, वो ये सारे हैं। ओके, चलिए, पर्टिकुलरली आप लोगों को एग्जाम में यही लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में याद आ रहा है तो कुछ भी अपने अंदाज से लिख दिया। नहीं, यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग ऑफ योर ओन माइंड। आप लोगों को बिल्कुल ये चीज सेम टू सेम लर्न करके, जॉट डाउन करके, वहां पे बिल्कुल वो सेम कॉपी करके आना है। ठीक है, ओके, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक अपना पिक करते हैं। I'll try to make short videos so that it will be more handy for you to watch at a time. Okay. नेक्स्ट जो अपने लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, है ना। चलिए, नेक्स्ट जो अपने लोगों को पढ़ना है, टॉपिक नंबर 2। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को क्लासिफाई कैसे की गई है, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए ना। क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ओके, तो देखिए, सबसे पहले गुड्स को ये सारा कुछ एक्ट में लिखा हुआ है। गुड्स को क्लासिफाई की गई है, आप 3 हेड कर लेंगे। सबसे पहला हेड है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या है? जो अभी एग्जिस्ट कर रही, जो अभी मौजूद है ना, एग्जिस्ट कर रही है, जिसको बनाना नहीं है, जो रेडी है, रेडी टू बी सोल्ड है। ठीक है, रेडी टू बी सोल्ड है, मतलब बिल्कुल मौजूद है वो। उस गुड्स को कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड, जो अभी है ना। ओके, तो एग्जिस्टिंग गुड्स, इसका मतलब कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसको आप खरीदने जाते हैं तो आपको फटाफट से वो रेडी मिल जाता है। जैसे शॉप में आप लेज लेने जाते हो, तो क्या वो लेज रेडी करता है पहले फिर देता है, या फिर वो लेज रेडी रहता है, वो तुरंत आपको पैकेट निकाल कर दे देता है ना। ओके, तो इस गुड्स को कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। मोर क्लासिफिकेशन अभी और नीचे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्रॉड में फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या हुआ ना, जो रेडी नहीं है। जैसे अगर आप सोफा बनवाते हो, तो सोफा वाले केस में क्या होता है कि आप उसको डिजाइन वगैरह, मटेरियल वगैरह बता देते हो, वो कुछ टाइम लेता है, कुछ डेट देता है, कुछ टाइम लेता है। आफ्टर दैट डेट वो उस मटेरियल को रेडी करके देता है। इसका मतलब ये जो सोफा है वो मिलना है, और एट सम फ्यूचर डेट, एट सम फ्यूचर डेट मिलना है ना। वो तो रेडी नहीं है, एट सम फ्यूचर डेट वो आना है। तो इस तरह के गुड्स जो कि रेडी नहीं रहते, जिसको फ्यूचर डेट में मिलना रहता है, उन्हें कहते हैं फ्यूचर गुड्स। ओके, एग्जिस्टिंग गुड जो बिल्कुल रेडीली अवेलेबल है, और फ्यूचर गुड्स जो कि फ्यूचर डेट में रेडी होगा। नेक्स्ट वन इज कंटिजेंट गुड्स। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग ही कंटिजेंट की क्या होती है कि वो जिसके होने या नहीं होने की संभावना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। हो भी सकता है, हो भी सकता है का मतलब क्या हुआ? मे बी, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, मे बी, हो सकती है ऐसा बारिश हो सकती है बारिश ना हो, मे बी। और दूसरे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नहीं भी हो सकता है को क्या बोलेंगे? नहीं भी हो सकता है को बोलते हैं मे नॉट बी, है ना। तो कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जो कि इस टर्म पे मिलते हैं, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलते हैं। जैसे जैसा ऐसा क्या हो सकता है? जैसे आप कई बार कोई सामान खरीदने जाते हो, तो आप शॉपकीपर को बोलते हो कि आई वांट दिस गुड, तो वो बोलता है कि ओके,
I'll get this good for you only when I get this good, है ना। इसका मतलब मैं आपको ये गुड तभी दूंगा जब मुझे ये गुड मिले, है ना। तो ही इज सेइंग ही इज नॉट इंश्योरिंग यू, पहला तो वो रेडिली अवेलेबल नहीं है इसलिए वो एग्जिस्टिंग गुड नहीं है। दूसरा वो ऐसा भी प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि इन फ्यूचर मैं आपको पक्का से दे दूंगा, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया, तो ये फ्यूचर गुड भी नहीं हुआ। ये कह रहा है कि ओके आई विल गो टू द मार्केट एंड सी इफ दिस गुड इज अवेलेबल देन आई विल गेट इट फॉर यू। इसका मतलब अगर ये मार्केट में गुड रहेगा तो मैं आपके लिए ला दूंगा, अगर नहीं रहेगा तो आई एम रियली सॉरी। इसका मतलब मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो जरूर क्लियर हो रहा होगा, मे बी मे नॉट बी। ओके, अब देखिए मोर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ब्रॉडली हमने क्लासिफाई कर लिया गुड्स को, जिसमें क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटेंजेंट गुड्स। अभी इसका थोड़ा मोर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एग्जिस्टिंग गुड्स को मोर क्लासिफाई जो किया गया है, चलिए नीचे आ जाते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स के मोर क्लासिफिकेशन जो है वो है फर्स्ट वन इज असर्टेन गुड, असर्टेन, ASCERTAINED, असर्टेन, असर्टेन गुड्स। इसका मतलब ये ए है, ये है ना। इसका मतलब ये ऐसे गुड्स हैं जो कि असर्टेन है। इसका मतलब ये आपने बता दिया है कि आपको कौन से गुड्स चाहिए। चलिए मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। आप जब जाते हो शॉप में, आप शॉप में शुगर खरीदते गए, तो शुगर जब आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आप जब ऑर्डर देते हो कि 1 kg ऑफ शुगर, तो 1 kg ऑफ शुगर चाहिए, तो वो शॉपकीपर क्या करता है, वो अपने शुगर बैग से पूरा शुगर बैग जो कि 50 kg का था उसमें से सेपरेट आउट करके आपके लिए एक छोटा पैकेट बनाता है, जिसमें वो 1 kg ऑफ शुगर आफ्टर मेजरमेंट, पहले क्या करता है वो शुगर निकालता है और फिर उसको मेजर करता है, आफ्टर मेजरमेंट वो उस बैग में 1 kg वाले बैग में आपके लिए रेडी करके उसको साइड में रखता है। इसका मतलब इस बल्क ऑफ गुड्स से उसने आपके लिए असर्टेन करके अलग कर दिया। तो ये वाला पैकेट नाउ बिलोंग्स टू यू, दिस पैकेट नाउ बिलोंग्स टू यू। इसका मतलब कि जब तक ये 50 kg वाले लॉट में थी, जब तक शॉपकीपर के पास 50 kg वाले लॉट में थी, दिस गुड वाज सेड टू बी अनअसर्टेन, जिसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपने लोग लिख सकते हैं अनअसर्टेन। अनअसर्टेन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ असर्टेन गुड्स। ओके, अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, जब तक गुड्स बल्क में रहेगा, जब तक गुड्स लॉट में रहेगा, इट विल बी सेड टू बी अनअसर्टेन, मतलब आपके लिए अलग नहीं की गई है। एज सुन एज द शॉपकीपर सेपरेट्स इट्स फॉर यू आफ्टर मेजरमेंट, मेजरमेंट मैं बार बार जोर दे रही हूँ मेजरमेंट, बिकॉज यहाँ आपके लिए वो तौल कर या स्पेसिफिकली आपके लिए जब वो अलग कर दे तो उस गुड्स को कह देते हैं असर्टेन गुड्स, ठीक है। तो एक समझ में आ गया, जब लॉट में है तो इट इज अनअसर्टेन, जब लॉट से बाहर आ गया तो इट इज असर्टेन। ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन देखिएगा क्या है। थर्ड क्लासिफिकेशन है स्पेसिफिक। फ्रॉम द वर्ड्स इटसेल्फ इट इज क्लियर। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकली वही वाला चाहिए। जैसे जब आप आलू खरीदने जाते हो, मतलब पोटैटो लेने जाते हो, तो आप क्या करते हो, उसको चुन चुन कर एक अपना बास्केट में डालते हो और वो वाला आपके लिए पैक किया जाता है। उसकी पैकेट आपके लिए बनाई जाती है, वो 1 kg जो आपने चुन चुन कर इस बास्केट में डाला, वो वाली, है ना। तो इस केस में स्पेसिफिकली आप बता रहे हो कि मुझे यही यही वाला पोटैटो चाहिए। अगर शॉपकीपर आपका पोटैटो आपको वो वाले पोटैटो नहीं देता है जो आपने बास्केट में डाला, तो वो क्या करता है, तो आप क्या करोगे, आप गुस्सा हो जाओगे या फिर आप नाराज हो जाओगे, आप बोलोगे मुझे वही दीजिए, मैंने जो स्पेसिफाई किया। इसका मतलब आप स्पेसिफिक हो कि मुझे यही चाहिए। तो ऐसे गुड्स जिसमें आप स्पेसिफिक हो, जैसे चीनी वाले केस में वो जब लॉट से निकाला तो आपने नहीं बोला कि नीचे वाले लॉट से निकालो, बीच वाले लॉट से निकालो, साइड वाले से निकालो, वो सिंपली उस लॉट से निकाल कर अलग किया। बट जब पोटैटो वाला केस आया तो आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया मुझे यही वाले पोटैटोज चाहिए। तो जब आप स्पेसिफिक रहते हो, जिसमें आप नो कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी रहते हो, जिसमें आपको नो कॉम्प्रोमाइज करना रहता है, या फिर आप रिप्लेसमेंट के लिए रेडी नहीं रहते हो, मतलब रिप्लेसमेंट कहने का मतलब आपको मंजूर नहीं थी कि वो दूसरा पोटैटो उठाकर आपके बैग में डाले, है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, चलिए पेन का कलर चेंज कर देते हैं, है ना, आपको बेटर समझ में आएगा कि यहाँ इस केस में क्या रहेगा। ओके,
Here you are not ready for any compromise or any replacement. इसका मतलब यहाँ पे आपको no replacement चाहिए, है ना, आप किसी भी रिप्लेसमेंट के लिए रेडी नहीं थे. असर्टेन गुड्स में क्या क्या किस्सा था, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम बल्क, इसको आपने बल्क से सेपरेट कर दिया है, सेपरेटेड फ्रॉम बल्क, नोट करते जाइएगा, है ना. ओके, असर्टेन गुड्स में क्या है, असर्टेंड ईडी लग जाएगा ना, असर्टेंड. असर्टेन गुड्स में क्या है कि ये गुड्स अभी तक बल्क में ही है, बल्क गुड्स हैं, ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल, बैग ऑफ 50 kg वाला जो बैग था, बैग ऑफ शुगर. अब वही बैग ऑफ शुगर को जब आपके लिए 50 kg वाला था ये, है ना, अब वही बैग को जब आपके लिए 1 kg का लॉट बनाया गया, 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ शुगर, इसको ठीक कर लेते हैं, समझ में नहीं आएगा आप लोग. ओके, हाँ, तो यहाँ जब 1 kg ऑफ शुगर को आफ्टर वेट एंड मेजर, आफ्टर वेट एंड मेजर इसको अलग की जाएगी, तो इसी को तो कहते हैं असर्टेन गुड्स मेजर, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आफ्टर वेट एंड मेजर, है ना, क्योंकि वेट एंड मेजर करने से तो पहले वो बल्क में था, वो पूरे बोरी में था, लेकिन वेट एंड मेजर करने के बाद वो आपके लिए एक सेपरेट बैग में रखा, एक सेपरेट 1 kg बैग में रखी गई है. ओके, इस केस में नो रिप्लेसमेंट है, इसमें क्या है, ये पूरे बल्क में था अनअसर्टेन वाला, और असर्टेन वाला बल्क से बाहर है, सेपरेटेड फ्रॉम बल्क. ओके, तो यहाँ अभी इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है. तो हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ा है, एक है गुड्स के डेफिनेशन, उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, और दूसरा हमने पढ़ा गुड्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है. तो गुड्स को क्लासिफाई की गई है ऑन द बेसिस, सबसे पहले 3 हेड में क्लासिफाई की गई है. फर्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग गुड्स, देन फ्यूचर, देन कंटीजेंट. एग्जिस्टिंग का मतलब जो रेडिली अवेलेबल है, तुरंत अवेलेबल है सेल के लिए. फ्यूचर गुड्स जो कि बाद में अवेलेबल होगा एट अ फ्यूचर डेट. कंटीजेंट गुड्स मतलब जिसमें कंटीजेंसी है, मे बी मे नॉट बी, है ना. ओके, फिर एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर क्लासिफाई की गई है, जिसमें कि आ जाता है आपका असर्टेन गुड्स. असर्टेन मतलब जिसको बल्क से सेपरेट किया गया है. दूसरा हो गया स्पेसिफिक गुड्स, जिसमें नो रिप्लेसमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज आप एक्सेप्ट करोगे. थर्ड वन इज अनअसर्टेन गुड्स. आई होप यहां तक आई एम क्लियर टू यू. अच्छा, नेक्स्ट अपने लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, अगर वीडियो अच्छी लगी यू कैन लाइक इट, और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो एसओएल वाले फ्रेंड्स हैं जिनको ये चैप्टर पढ़नी है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आपको नए वीडियोस चाहिए, इसकी कंटिन्यूएशन चाहिए, यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. अगर नहीं चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज इट टेक्स माई एनर्जी एंड माई टाइम टू मेक वीडियोज फॉर यू. अगर वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है तो इट विल लाइक वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ रिसोर्स होगा ना, तो आई विल नॉट कंटिन्यू. तो अगर आप लोग को वीडियो कंटिन्यूएशन चाहिए तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, और फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जानने के लिए, कब नए वीडियोस आ रहे हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके देन, बी सेफ एट योर होम. घर से बाहर नहीं निकलिए, घर में बैठकर पढ़िए. इनफ मटेरियल आपके वेबसाइट पर और यूट्यूब, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं. यू कैन टेक advantage of that, and be safe, stay happy, and we'll meet in our next video. Till then, goodbye.